विविधा। विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। नमस्कार। विविधा के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जैसा कि आप जानते हैं, विविधा कार्यक्रम में हम अपने संग्रहालय से कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स लेकर आते हैं आपके लिए। इसके अलावा पिछले कुछ समय से इस कार्यक्रम में हम कुछ समसामयिक बातें भी करते हैं। 21 फरवरी दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन चुका है, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही खास मकसद को लेकर एक शुरुआत की गई थी सन 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन सारी दुनिया में। और इसका मकसद ये है कि दुनिया में जो भाषाओं की विविधता है और अलग अलग भाषाओं की अपनी संस्कृति, उनका अपना इतिहास है, इनको जिंदा रखा जाए, इन्हें समृद्ध बनाया जाए। वैसे यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े देखें तो उनके मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें 90% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसी भाषाएं और बोलियां हैं जो खत्म होने के कगार पर है, और उनके बारे में आज हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। तकरीबन 150 से 200 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें 10 लाख या इससे ज्यादा लोग बोलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 40 सालों में 4000 से ज्यादा भाषाओं के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। अब जरा सोचिए कि दुनिया में कुल 6000 भाषाएं हैं। अगले 40 सालों में इन 6000 भाषाओं में से 4000 भाषाएं खत्म होने के कगार पर है। ये संकट की घड़ी है। यहां आपको बता दें कि दुनिया में जो 10 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो हैं जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बांग्ला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मैंडरिन और हिंदी, और इसके अलावा स्पेनिश। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालोल में भारत की 20% भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। 1961 की जनगणना के बाद 1652 मातृभाषाओं के बारे में पता लगा था। इसके बाद इस तरह की कोई सूची नहीं बनी है। पर 2010 में यूनेस्को की एक इंटरैक्टिव एटलस रिपोर्ट आई थी जो ये बताती है कि अपनी भाषाओं को भूलने के मामले में भारत पहले नंबर पर है और अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जहां 192 भाषाएं तकरीबन खत्म हो रही हैं। इंडोनेशिया की 147 भाषाएं खत्म होने के कगार पर हैं। हमारे देश में 199 भाषाएं या बोलियां ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की तादाद अब 10, 15 या 50 रह गई है। ये चिंता की बात है। अकेले उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और रोंगपो सहित 10 बोलियां खतरे में हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी तकरीबन 12 ऐसी बोलियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और वहां की कुल आबादी में से 35% लोग अभी भी आंचलिक बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। अगले 50 साल में दुनिया की 4000 भाषाएं विलुप्त होंगी। इसका मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो भी हमारी मातृभाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार, हमारा खानदान जिन भाषाओं को बोलता चला आ रहा है, अगली पीढ़ियों को उन्हें सौंपने की हमारी जिम्मेदारी है। उनमें लिखित साहित्य को बचाने की और संजोने की हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए विविधा कार्यक्रम में इतने विस्तार से हमने आपको इस बारे में बताया। वैसे भी हम अपनी जो भी मातृभाषा बोलें उसमें हम अच्छा बोलें, सुरीला बोलें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। बोले सुरीली बोलियां, बोले सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली
बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, रात में गोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, दिन के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प म ग म ग, निसा म ग प द प म ग म ग, पानी द प द प म प म ग म ग, पानी सा रे सा नि द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते साए, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए, गूंज रहे हैं डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ न आए, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। विविधा के इस अंक में हम निर्देशक विजय आनंद को भी याद कर रहे हैं। विजय आनंद यानी गोल्डी, उनका जन्म 22 जनवरी 1934 को हुआ था। आनंद परिवार में चेतन आनंद सबसे बड़े भाई और बड़े लेखक और निर्देशक, उसके बाद देव आनंद और फिर विजय आनंद, सबसे छोटे पर प्रतिभा में बहुत ही बड़े। विजय आनंद को एक बेमिसाल लेखक और निर्देशक माना जाता है और गानों को फिल्माने की उनकी जो शैली थी उसको लेकर आज तक लोग कौतूहल में हैं। वो गानों को बहुत अलग तरह से विजुअलाइज करते थे और उनके फिल्माए गए गाने देखते ही बनते हैं। विजय आनंद खास तौर पर सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के बादशाह कहे जाने चाहिए। कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। सन 1957 में 9-2-11 का निर्देशन किया, फिर 1960 में काला बाजार, 1963 में तेरे घर के सामने, 1965 में आर के नारायण की पुस्तक गाइड पर उन्होंने इसी नाम की फिल्म बनाई जो दुनिया की सबसे मशहूर फिल्मों में इसकी गिनती होती है। फिर 66 में तीसरी मंजिल, उसके बाद ज्वेल थीफ और 1970 में तो उन्होंने जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में बनाई। ये फिल्मोग्राफी काफी कुछ अपने आप में ही कहती है। पर विजय आनंद के बारे में फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्तियां क्या कहती हैं, सुनिए हमारे संग्रहालय से ये बेशकीमती रिकॉर्डिंग। बरसों पहले अभिनेता प्रेमनाथ ने एक बात कही थी। 1954 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन में मैंने एक ड्रामा देखा
जिसे एक जोशीला नौजवान लिख रहा था, उसने डायरेक्ट किया था और वही उसका हीरो था। मैंने भविष्यवाणी की, क्योंकि मैं वहां जज भी था, कि ये नौजवान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनेगा। बहुत साल फिल्मी दुनिया पर राज करने के बाद मुझे 17 साल का वनवास मिल गया। 1969 में एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर अपनी एक फिल्म के सिलसिले में मुझसे मिला। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म ने फिल्मी दुनिया में मुझे नई जिंदगी दी। ये वही नौजवान था, विजय आनंद। मैं जानती हूँ उनको जब वो शायद कोई 8-9 बरस के होंगे। आप हैं कामिनी कौशल और हम नीचा नगर बना रहे थे बहुत साल पे। मेरी पहली फिल्म थी, उनके भाई चेतन आनंद डायरेक्ट कर रहे थे। एंड ही यूज्ड टू बी रनिंग अराउंड ऑल ओवर द प्लेस विद अ मॉप ऑफ गोल्डन हेयर, तभी उनका नाम गोल्डी रखा गया था। लेकिन एक बात थी उनकी कि वक्त पे सबको पहुंचना चाहिए था। बता रही हैं तनुजा। भाई आप वक्त पे नहीं आ सकते हो तो फिर आपको काम करने का सलीका नहीं आता। बड़े डायरेक्टर थे। अभिनेत्री सुलोचना। लेकिन कलाकार को जो समझाते थे सीन वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। कलाकार तो वो थे, लेकिन पहले दिग्दर्शक बहुत बढ़िया थे, एडिटर थे। मेरे लड़की की शादी थी और घर में कुछ होता है, पूजा विजय, उस हिसाब से। लेकिन उस दिन लास्ट शूटिंग था जॉनी मेरे नाम का, और पनवेल के पास कहीं शूटिंग था। तो मैंने पहले बताया उनके जो प्रोड्यूसर थे उनको ऐसे से, तो बोले नहीं आज लास्ट डे है और सबको बुलाया है। तो गोल्डी साहब ने बोला है कि कुछ भी करके आप आ जाइए। फिर भी मैं चली गई। तो उन्होंने, उनको पता था मेरे लड़की की शादी है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ जितने शॉट्स थे ना वो पहले ले लिए और मुझे जल्दी फ्री कर दिया। और बाद में वो रात को भी उनकी शूटिंग वहाँ थी। यानी दूसरे की भावना भी समझने वाले थे कलाकार वो। He was a man of great patience as a director. He wouldn't lose his patience. प्रेम चोपड़ा। And he is a brilliant director, as everybody knows. उन्होंने अपना he is a trendsetter. He is known in the film industry as a trendsetter in the form of picturizing of songs and scenes. और खुद बहुत अच्छे लेखक थे वो, और निहायत ही अच्छे इंसान भी थे. Very very intelligent person. People like him are not born anymore. मैंने उनके साथ काम किया पहली बार जिंदगी में। मेरा पहली पिक्चर थी जो कोरा कागज, उसमें ही वाज द हीरो। निर्देशक अनिल गांगुली। तो मैंने उनको अप्रोच किया, ऐसे है कि मेरे को प्रोफेसर चाहिए, मेरे को हीरो नहीं चाहिए। तो somebody सजेस्टेड कि भाई तेरे मेरे सपने में जो विजय आनंद ने काम किया ऐसे टाइप का कोई। मैं बोला वो ऐसे टाइप का क्या है, विजय आनंद को अप्रोच करते। तो मैंने उनको फोन किया। मैं एक पिक्चर के लिए, पिक्चर के लिए मेरे पास डायरेक्शन की टाइम मैं बोला डायरेक्शन के लिए नहीं, एक्टर के लिए एज ए हीरो। तो बोले अच्छा हीरोइन कौन है? मैं बोला जया बहादुरी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम कल घर पे आ जाओ मेरा। तो नेक्स्ट डे हम घर पे चले गए, को आउटलाइन सुनाया। तो उन्होंने बोला तो हीरोइन सब्जेक्ट है। मैं बोला वो तो है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था, भाई यार वो हीरो शहर छोड़ के क्यों चला गया? तो मैं बोला भाई फ्रस्ट्रेशन में हो गया, जिस बीवी वाइफ से इतना प्यार किया वो चले गया। बोले तो उसका तो एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, तो उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने जाऊँ तो उसके माँ मेरे को इंसल्ट कर दी। मैं बोला नहीं, माँ नहीं कर सकती, माँ कोई वैम्प नहीं है। तो वो चाहती थी लड़की का घर सजाने को, इसलिए वो स्टूपिडिटी में फंस गई। तो वो बोले यार एक सीन करते थे तो हीरो का कैरेक्टर थोड़ा अच्छा होता था जो भाई उसको इंसल्ट करके। मैं बोले एक भाई है, इडियट भाई है। तो मैं गोल्डी साहब को बोल रहा था ये सीन आप ही लिखिए। तो उन्होंने लिखा, तो करके हम लोगों ने शूटिंग किया। गाना भी जब भी ये लिखवाते थे तो बड़े आसानी से, इतनी अच्छी तरह से गाना लिखवाते थे कि भाई ये कैरेक्टर के लिए, जिस किरदार के लिए काम कर रही है, उसके बाद लोकेशन समझाएंगे, फिर उसका इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे सब बातें करके धीरे बातों में पूरी पेंटिंग सामने कर देते थे। तो गाना बनाने में कोई मुश्किलात नहीं लगती थी। जैसे अभी वो गाना था मिले मिले दो बदन, ब्लैकमेल का। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि हीरो हीरोइन को कहीं भागना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, दो लकड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं और पूरा गाना उसी पे पिक्चराइज होगा। हमने कहा कि क्या भाई कैसे करोगे, कैसे कैमरा चलाओगे, क्या करोगे, इतना 3-4 मिनट का गाना कैसे चलेगा? बोले नहीं कुछ तो कुछ होते रहेगा। फिर सोचते सोचते बोले कि ऐसा करें कि इसमें
अपन विलन्स को बीच में म्यूजिक में दिखा दें, भाई इसमें आप कैसे करेंगे, भाई कैरेक्टर को कैसे पता चलेगा? तो बोले हाँ ये भी बात है, ऑडियंस तो समझेगी कि भाई विलन आ रहे हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा क्या आ रहे हैं? तो फिर हल निकाला कि भाई कुत्तों की आवाज सायरन डालेंगे ताकि वो भी सुने और ऑडियंस भी समझे कि भाई ऐसे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि पल पल दिल के पास हम लोग ऐसे ही बैठे थे और ये और सरबती तेरी आंखों में जी। ये 15 मिनट में दोनों गाने चाय पी रहे हैं, इतने में हो गए। और संडे के दिन था तो म्यूजिशियन भी नहीं आए थे, कुछ नहीं थे, तो ऐसे ही गुनगुनाया। तो बोले इन दोनों को याद रख लेना, ये दोनों गाने चाहिए अपने को। अभी पल पल दिल के पास जैसा गाना ऐसा लगता है क्या मेहनत की होगी, क्या किया होगा, लेकिन उनका कहने का जो तरीका था कि भाई मैं पिक्चर करना चाहता हूँ कि टुकड़ों में एक एक शॉट अलग होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ इस तरह का गाना चाहिए कि भाई जिसमें टुकड़े हों के। तो मेरा विचार कैसे, उन्होंने बोला कि पल पल दिल के पास ऐसे, तो उसको ब्रेकिंग, तो उस तरह से ब्रेकिंग हो गई उसकी गाने की। तो इस तरह से आसानी से काम होता था। असल में जिन्हों के गाने अच्छे बनते हैं उनकी म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर की जब तक ट्यूनिंग नहीं होती है तब तक नहीं हो सकता। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हमने विजय आनंद को याद किया। दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की अलग अलग हस्तियों ने अपने संस्मरण उनके बारे में बताए, और जैसा कि हमने कहा था कि गाइड विजय आनंद की फिल्मोग्राफी की सबसे पहली चमकती हुई फिल्म है, तो चलिए इसी फिल्म का ये गाना सुना जाए। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी
बदलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। विविधा के इस अंक में हम राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती की रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले तलत महमूद की याद। इस हफ्ते में 24 फरवरी को उनका जन्मदिन आ रहा है। तलत महमूद हिंदी गायकी की दुनिया के एक बेमिसाल सितारे हैं। बहुत ही अलग तरह की लरजती हुई उनकी आवाज उनके चाहने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद का ताल्लुक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रहा है और वहीं लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट से उन्होंने संगीत की तालीम भी ली थी और गजल की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बन गए। और उसके बाद वो फिल्मों में आए और फिल्मों में उन्होंने जो गाने गाए वो तो खैर बेमिसाल हैं ही। तलत महमूद का एक छोटा सा इंटरव्यू आज के इस विविधा कार्यक्रम में आपके लिए। तलत साहब, गाना आपने कब शुरू किया? प्रोफेशनली तो मैंने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर ही गाया 1939 में। दिसंबर में मेरा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था। ये यानी इस प्रोग्राम में मुझे पहली दफ़ा पैसे मिले थे। वैसे तो अपने कॉलेज में और स्कूल वगैरह में बहुत गाया करता था और लोग तारीफ भी किया करते थे। और उसके बाद 1941 में मेरा सबसे पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना, जिसके बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। और वो कलकत्ते में किया था मैंने। वहीं पर मेरी कुछ प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई और उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, तो फिर मुझे 1944 में उन्होंने कलकत्ते बुलाया और वहाँ फिल्मों में मैंने गाना गाना शुरू किया। अच्छा, फिल्मों में आप गाने के ही लिए आए या कि एक्टिंग के शौक से? आया तो था दोनों चीज़ों के लिहाज से। ज़्यादातर तो ये ख्याल था कि एक्टर बनूंगा, क्योंकि उस ज़माने में भी जब फिल्में देखता था तो ख्याल ये होता था कि जब गा सकता हूँ तो शायद एक्टर ही बन जाऊँ। लेकिन किस्मत ने सिर्फ गाने वाले ही बना के रख दिया। अच्छा, वैसे फिल्मों में काम तो किया है आपने कुछ? जी हाँ, यहाँ बम्बई मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, और लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं क्या बात है, वो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। अच्छा, संगीतकार बनने का भी विचार है आपका? संगीतकार यानी म्यूजिक डायरेक्टर? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है, इसलिए कि मेरा ख्याल ये है कि वन थिंग एट ए टाइम, इस पर मैं बहुत काफ़ी शाकिर रहता हूँ कि एक ही चीज़ एक वक्त में करना चाहिए, ताकि क्योंकि हर तरफ अगर हाथ बढ़ा, मैंने कोशिश ये ज़रूर की थी कि एक्टर बन जाऊँ, तो उसमें नुकसान मुझे ये हुआ कि जो गाने मिलते थे वो भी जाते रहे। तो इसलिए मैंने सोचा ये कि सिर्फ गाने ही रखूँ अपने पास। अच्छा, कितने गीत गा चुके होंगे अभी तक आप? इसका सही अंदाज़ा बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1000-1500 तक तो होनी चाहिए, सब मिला कर ये फिल्मी गैर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, सब मिला के मेरा ख्याल इतने तो होनी चाहिए। उसकी लाइब्रेरी नहीं आप? लाइब्रेरी तो नहीं, मुश्किल हो जाती है, आजकल घरों में रहने की जगह नहीं मिलती। तो रिकॉर्डों की लाइब्रेरी कहाँ रखूँ बताइए। अच्छा, हिंदी उर्दू के अलावा आपने और कुछ भाषाओं के भी गीत गाए हैं? सबसे पहले तो बंगाली
रिकॉर्ड्स हैं। और उसके बाद फिर बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु और मारवाड़ी, ये उड़िया और सिंधी, ये सब तो आपने फिल्मों के लिए गाया? जी हाँ, फिल्मों के लिए भी गाए हैं इसमें। तलत साहब, और क्या क्या शौक हैं आपके गाने के अलावा? शौक तो बहुत से रख सकता था, लेकिन फिलहाल तो फैमिली और बच्चे रह गए वो ऐसे ही फंस के दाल रोटी के भाव में उसी चक्कर में फंस के रह गए हमारा आजकल तो। तलत साहब, जिंदगी में संगीत का क्या स्थान मानते हैं आप? मेरा ख्याल तो यह है कि संगीत से बेहतर किसी चीज़ का असर नहीं होता किसी के ऊपर भी, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है ये। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा और मैंने काफ़ी देखा भी कि बीमारों के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी अगर संगीत हो तो, जैसा कि आजकल के ज़माने में निकला है कि जैजी म्यूजिक होता है ना, बहुत शोर शराबा जिसमें होता है, इसका तो मेरे ख्याल में उल्टा ही असर होगा कि भाई अच्छा होने का आदमी बीमार हो जाएगा। मगर सॉफ्ट गाने, सूदिंग गाने जो होते हैं, जिसमें कि जज्बात होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे मेरा ख्याल है कि दिल को भी इत्मीनान पहुँचता है और सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, सबसे पहला गाना जो आपने बताया था जी, उसकी एक दो पंक्तियां सुनाएंगे आप? भाई मुझे वो याद तो नहीं हुई, लेकिन पहली लाइन मैं आपको सुना देता हूँ ताकि सुनने वालों को याद आ जाए। पता नहीं ट्यून्स की याद रही मुझे कि नहीं, कोशिश करता हूँ। देखिए, सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था। उसने मुझको था अपनाया, उसने मुझको था अपनाया, बना मैं उसकी जीवन छाया, बना मैं उसकी जीवन छाया। मेरा गुलशन हरा भरा था, मेरा गुलशन हरा भरा था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, उजड़ा या सुनसान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था। उसके गले का हार कभी था, मुझसे उसको प्यार कभी था। उसके गले का हार कभी था, मुझसे उसको प्यार कभी था। बसा हुआ संसार हृदय का, बसा हुआ संसार हृदय का, सब दिन तो शमशान नहीं था, सब दिन तो शमशान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था। कभी गीत जो हंस कर गाया, रोकर उसको अब दोहराया। कभी गीत जो हंस कर गाया, रोकर उसको अब दोहराया। मैं था स्वामी सुख नगरी का, मैं था स्वामी सुख नगरी का, दुख का तो मेहमान नहीं था, दुख का तो मेहमान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। विविधा कार्यक्रम के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्र भारती की रिकॉर्डिंग। तो सुनिए चित्र भारती।
नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के फरवरी महीने के अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में संपादकीय ऐतिहासिक फिल्मों की वापसी का दौर। नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात संगीतकार खय्याम के साथ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। विशेष फीचर पाकीज़ा, एक ख्वाब एक जुनून। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और लेखक निर्देशक ऋत्विक घटक पर एक लघु फीचर। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন তাই তো? হ্যাঁ পেরেছিলাম, কারণ আমি একজন পিপলস আর্টিস্ট আর ওটাই আমার কাজ। सबसे पहले संपादकीय ऐतिहासिक फिल्मों की वापसी का दौर। सिनेमा को हमेशा नए नए विषयों की तलाश रहती है, ऐसे विषय जो दर्शकों को लुभाएं और फिल्म का ज्यादा से ज्यादा कारोबार करवाएं। इस कोशिश में फिल्म जगत बार बार इतिहास के गलियारों की तरफ मुड़ता रहता है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। ये शपथ है बाजीराव बल्लाड़ के। हर हर महादेव। इन दिनों ऐतिहासिक फिल्मों की एक नई बयार चल रही है, खासतौर पर ओम राउत की फिल्म तानाजी के हिट हो जाने के बाद अब आने वाले कुछ बरस तक एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में आने वाली हैं जिनमें इतिहास की झलक हो। आपको बता दें कि तानाजी 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी और अब तक इस फिल्म की कुल कमाई तकरीबन 343 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये दर्शाता है कि फिल्म ने पूरी दुनिया के दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की जबत ना जगदम्बे है माया भवानी। ऐतिहासिक विषयों पर फिल्में बनने का सिलसिला नया नहीं है। सन 1953 में सोहराब मोदी ने फिल्म झांसी की रानी बनाई थी। ये फिल्म रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा थी। सोहराब मोदी तो ऐतिहासिक विषयों पर फिल्में बनाने में माहिर थे। समय समय पर ऐतिहासिक मुद्दों पर फिल्में आती रही हैं और दर्शकों ने उन्हें लुभाया भी है। भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्म मुगल आजम इस तरह की फिल्मों की सिरमौर है। के आसिफ के निर्देशन वाली इस फिल्म के कई संवाद आज तक दर्शकों को याद हैं। क्या आप हमारी हिफाजत, आपकी जीत के लिए हमें तलवार नहीं देंगी? मेरी जीत तो कोई नहीं महाबली, मेरी तो दोनों तरह हार है। एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। ये फिल्म पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा कोटे, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे कलाकारों के बेमिसाल अभिनय, शकील बदायूनी के गीतों और नौशाद के बेमिसाल संगीत के लिए याद की जाती है। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मुगल आजम 1960 में आई थी। इस फिल्म को बनने में बहुत वक्त लग गया था। इस दौरान शुरू हुई अनारकली 1953 में रिलीज भी हो गई और कामयाब भी रही। के आसिफ की मुगल आजम के अलावा कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान भी ऐतिहासिक फिल्मों की सिरमौर है। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और परवीन बाबी की मुख्य भूमिकाओं वाली ये फिल्म अपनी भव्यता और संगीत के लिए जानी जाती है। खुदा का फजल है कि हक और इंसाफ के लिए मर मिटने वाले सुरमाओं की
ये बेपनाह ताकत रजिया के गिर्द जमा हो चुकी है। चलो और शैतानी हुकूमत का तख्ता उलट दो। तो इस तरह बीते दौर में ऐतिहासिक फिल्मों का एक समृद्ध और लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से ऐतिहासिक फिल्मों की जो नई बयार चल रही है, इसका श्रेय हम एस राजमौली की फिल्म बाहुबली को दे सकते हैं। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक, और महाराज भल्लाल देव की सर्वसेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। सन 2015 में इसका पहला भाग आया और दूसरा भाग आया 2017 में। इन दोनों फिल्मों की कुल मिलाकर कमाई रही 1700 करोड़ के आसपास, और इस तरह एक नई जमीन तैयार हुई ऐतिहासिक फिल्मों की। ऐसा नहीं है कि बाहुबली सही मायनों में एक पीरियड फिल्म है। ये इतिहास के परिदृश्य पर रची गई एक फंतासी है, पर अपनी सशक्त कहानी और विश्व स्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स के कारण इसने दर्शकों को अपने सम्मोहन में जकड़ लिया। बस इसके बाद हिंदी फिल्म जगत को लगा कि इतिहास वो मैदान है जहां कामयाबी के झंडे गाड़े जा सकते हैं। बाहुबली जिस बरस आई, ठीक उसी साल आई थी संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अभिनय वाली संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने कामयाबी का इतिहास रचा। इस फिल्म ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और एक तरह से संजय लीला भंसाली के लिए भी और फिल्म संसार के बाकी निर्देशकों के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद संजय लीला भंसाली 2018 में लेकर आए अपनी एक और ऐतिहासिक फिल्म पद्मावत। अनेक कारणों से ये फिल्म भी चर्चा में रही और फिल्म ने कमाई भी अच्छी की। संजय लीला भंसाली के अलावा एक और निर्देशक हैं जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्मों पर काफी काम किया है, और वो हैं आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष ने आमिर खान के साथ लगान बनाई, जिसका परिदृश्य भी इतिहास ही था, पर वो अंग्रेजों के समय की कहानी थी। इसके बाद आशुतोष ने साल 2008 में जोधा अकबर बनाई। आशुतोष गोवारिकर ने 2 और ऐतिहासिक फिल्में बनाई हैं। साल 2016 में वो लेकर आए मोहनजोदाड़ो और साल 2019 में वो लेकर आए फिल्म पानीपत। मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। 2019 में एक साथ कई फिल्में आईं जिन्होंने ऐतिहासिक कहानियां दिखाई, जैसे कंगना राणावत के अभिनय वाली मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। संजय दत्त और अर्जुन कपूर जैसे कलाकारों वाली फिल्म पानीपत भी 2019 में ही आई। 1897 में हुई सरगढ़ी की लड़ाई पर आई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। और फिर 2020 में ओम राउत की फिल्म आई तानाजी। दरअसल भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियां जब रुपहले पर्दे पर दिखाई जाती हैं, तो वो न सिर्फ युवाओं के लिए उस इतिहास से वाकिफ होने का मौका है, बल्कि इन फिल्मों के जरिए हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना नए सिरे से पनपती है।
शायद यही वजह है कि ऐतिहासिक फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। आने वाले वर्षों में कुछ और ऐतिहासिक फिल्में दर्शकों तक पहुंचने वाली हैं, जैसे अक्षय कुमार के अभिनय और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बन रही फिल्म पृथ्वीराज। इसके अलावा सुना जा रहा है कि युवा निर्देशक ओम राउत और अजय देवगन की जोड़ी जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी की पुस्तक पर राजा सुहेल देव की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसके शौर्य की गाथाएं मशहूर रही हैं। जाहिर है, जब सिनेमा की दुनिया में एक धारा चलती है तो फिर उस तरह की फिल्मों की बाढ़ आ जाती है। देखना यह है कि ऐतिहासिक फिल्मों के इस सिलसिले में कितनी फिल्में आगे चलकर दर्शकों को लुभा सकती हैं। ये था संपादकीय ऐतिहासिक फिल्मों का नया दौर। जाने माने संगीत निर्देशक मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी को दुनिया खयाम के नाम से जानती है। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को हुआ था। खयाम अपने खास तरह के रूहानी संगीत के लिए जाने जाते हैं। शगुन, फिर सुबह होगी, कभी कभी, उमराव जान, बाजार, त्रिशूल जैसी फिल्मों के लिए उनके तैयार किए गए गाने हम सबके दिलों की धड़कन हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं खयाम साहब की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। सुनिए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। ये जो फिल्म है नूरी के संगीत की है, इसकी कहानी जो है ये बनी कैसे, ये पहले यश जी के साथ नहीं थी। ये कहानी सागर सर्दी साहब, बल्कि कहानी भी नहीं थी, एक वाकया। सागर सर्दी साहब प्ले बड़े अच्छे अच्छे उनके हमने देखे, स्टेज किया करते थे, तो उनके साथ मुलाकात हो गई, आना जाना हो गया, हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाते। एक दिन वो कहने लगे, वो जगजीत जी ने एक डॉगी बड़ा प्यारा रखा हुआ था, तो उससे कुछ बातें किया करती थी। वो कह लगे, कहते भाई जगजीत जी, मेरे पास एक रियल वाकया है, मैंने उसको मेरे नाम से छपा है, वो कोई 4 या 5 या 6 पेज में है, वो आप वो वाकया सुनिए, मैं लाता हूँ, वो आप सुनिए। तो एक दिन आए और शाम को खाना पीना तो चलना ही था, तो वो उसके साथ उन्होंने वो सुनाया। तो जगजीत जी ने कहा कि ये मैं फिल्म बनाऊंगी, और वो हमारे गरीब खाने पे ही सिटिंग्स होती थी, कोई 4-5 महीने ये कहानी की पूरी शक्ल हमारे घर पे हुई, और जानिसार अख्तर साहब, उनके गीत वो हमारे गरीब खाने पे आ जाते। तो ये तैयार हुआ, और जगजीत जी ने वहीदा जी को साइन किया था नूरी के लिए, और हीरो अजीज मिर्जा को लिया था, ये जो आज के बड़े डायरेक्टर हैं। कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी, ओ बीते जाए, हाँ बीते जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी। प्यासे हैं जुल्फों के साए, प्यासे हैं जुल्फों के साए, कब तक दिल में आग छुपाए, कब तक दिल में आग छुपाए, जागे रात सुहानी सुहानी सुहानी, कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी, कदर तूने ना जानी। तो ये शुरू की हमारी बेगम साहिबा ने, जगजीत कौर जी ने, और
मुझे मालूम भी नहीं है। देखिए, जो अच्छी अक्लमंद बीवी होती है वो उसके पास कुछ वो बचा कर रखती है। तो उस वक्त इन्होंने कुछ बचाया हुआ था, कोई 60-70 हज़ार रुपया। तो वो उन्होंने नूरी शुरू करने में, सबको साइन करने में, पूरी टीम को, और ड्रेसेस बनने में, और सारे वो उन्होंने वो खर्च कर दिया। और एक सज्जन हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमारे थे, तो उन्होंने पहला शेड्यूल के लिए हमने जाना था। उस वक्त उनसे हमने कहा कि भाई ये 20 दिन की शूटिंग है कश्मीर में, कोई हमें 5 लाख रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। लेकिन जब ऐन मौका आया कि भाई उन्होंने 5 लाख रुपया हमें देना था, क्योंकि वो उन्होंने ज़ीरो उड़ा दिए, वो 50,000 उन्होंने दिया कि भाई अभी ये ले लीजिए, फिर मैं बाद में आप लोग शूटिंग पे चले जाइए और मैं धीरे धीरे आपको मैं दे दूंगा। तो मैंने वो उस वक्त पिक्चर ये बंद करवा दी। मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा कहीं खुदा ना खास्ता इनको का पैसा ना आया और पूरा यूनिट वहाँ बैठा हुआ है, और खाना पीना रहना जो भी खर्चा होगा तो बदनामी होगी। भाई प्रोड्यूसर जगजीत कौर जी हैं, लेकिन सब जानते हैं मेरी धर्मपत्नी है, तो हमारे नाम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारे नाम पर बट्टा ना आए, किसी का पैसा रह ना जाए। मैंने कहा फिलहाल इसको ना बनाया जाए। तो इस तरह उस वक्त नहीं बनी। उसके बाद फिर जब यश जी के साथ कभी कभी बन गई, त्रिशूल बन गया, और एक बहुत घरेलू ताल्लुकात यश जी के साथ हो गए। तो फिर मुझे नहीं बुलाया, यश जी ने जगजीत जी को ही बुलाया था। ऑफिस में गाड़ी आई थी, उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो गाड़ी आई और ऑफिस में गए। उनको जगजीत जी को बोला कि ये फिल्म बनाते हैं हम, ये कहानी आपके पास है, ये हम फिल्म बनाते हैं और आपको हम पार्टनरशिप देते हैं। और जगजीत जी राज़ी हो गई, क्योंकि ताल्लुकात इतने करीबी हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि जगजीत जी अगर आप मुनासिब समझें, ना जाने किसकी किस्मत का क्या मिल जाना है, ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या दे देना है, तो अगर आप मुनासिब समझें कुछ और भी अपने जो वर्कर हैं, जो अपने हैं, उनको भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए। तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। तो इस तरह ये बनी। फिल्म पाकीज़ा पर एक विशेष फीचर, पाकीज़ा एक ख्वाब एक जुनून। 4 फरवरी 1972 ये इतिहास की एक आम तारीख नहीं है। इस दिन आई भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म पाकीज़ा। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में ये फिल्म रिलीज की गई। दरअसल पाकीज़ा कमाल अमरोही का एक ख्वाब था, एक शिद्दत, एक जुनून। फिल्म पाकीज़ा का आइडिया सन 1954 में जन्मा था। तब इसे एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह सोचा गया था। शूटिंग भी शुरू हो गई थी, पर इस बीच कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्तों में खटास आ गई और फिल्म अटक गई। सन 1968 में फिल्म दोबारा शुरू की गई और तब सबसे पहले शूट किया गया ये गाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है
पाकीज़ा को बनने में 14 बरस से ज्यादा का वक्त लग गया। इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। संगीतकार गुलाम मोहम्मद और सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग की मौत हो चुकी थी। लोगों ने कमाल अमरोही से कहा था कि इस दौरान संगीत का चलन बदल गया है, आपको गुलाम मोहम्मद के तैयार किए गए गानों को हटाकर किसी और संगीतकार को साइन करना चाहिए। पर कमाल अमरोही ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार संगीतकार नौशाद पाकीज़ा से जुड़े। उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया और कहानी के मुताबिक इसमें कुछ ठुमरियां भी जोड़ी। फिल्म पाकीज़ा का ये संवाद तो आज भी याद किया जाता है। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। पाकीज़ा का संगीत सदाबहार है। इन गानों को हम आज भी सुनते हैं और इनकी रस धारा में भीग भीग जाते हैं। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना। कालजयी फिल्में ऐसी ही होती हैं। वो वक्त की धारा के बीच अपना जादू बरकरार रखती हैं। 6 फरवरी को जाने माने फिल्मकार और लेखक ऋत्विक घटक की याद का दिन होता है। ऋत्विक घटक का निधन 6 फरवरी 1972 को हुआ था। तब वो 50 बरस के थे। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ऋत्विक घटक बांग्ला सिनेमा का एक बड़ा नाम। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कई हिंदी फिल्में भी लिखी हैं जिनकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। ऋत्विक घटक का जन्म 4 नवंबर 1925 को ढाका में हुआ था। सन 1943 में जब बंगाल में भयानक अकाल पड़ा तो उनका परिवार मुर्शिदाबाद और बाद में कोलकाता आ गया। सन 1948 में उन्होंने अपना पहला नाटक लिखा जिसका नाम था कालू सायर। 1951 में ऋत्विक घटक इप्टा में शामिल हो गए और नाटकों में खूब सक्रिय हो गए। सन 1950 में ऋत्विक घटक बांग्ला सिनेमा की दुनिया में आ गए। निमाई घोष की फिल्म छिन्न मूल में वे सहायक निर्देशक भी थे और उन्होंने अभिनय भी किया था। निर्देशक बनने का उनका सपना तब पूरा हुआ जब आई उनकी निर्देशित पहली फिल्म नागरिक, जो भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म मानी जाती है। ये बांग्ला कला सिनेमा की पहली फिल्म मानी जाती है। माही तो मझधार है, किनारा नहीं है, किनारा नहीं है। लेकिन ऋत्विक घटक को पेशेवर कामयाबी मिली उनकी फिल्म अजांत्रिक से, जो सन 1958 में आई थी। ये एक विज्ञान फंतासी फिल्म थी। मेघे ढाका तारा ऋत्विक घटक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म शक्तिपद राजगुरु के उपन्यास पर आधारित थी। मेघे ढाका तारा, कोमल गंधार और सुवर्ण रेखा
ऋत्विक घटक की निर्देशित एक फिल्म त्रयी है, जिसमें उन्होंने कोलकाता और शरणार्थियों के परिदृश्य को दर्शाया है। আমি সিনেমার প্রেমে পড়িনি বিক্রম দা, ওটাকে যুদ্ধের একটা অস্ত্র হিসেবে দেখছি। আয় বাবা, আজ গোটা রাত রিহার্সাল আছে। কটা সোরের বাচ্চা ছবি ব্যাপারটা বুঝে বল না। मैंने आपकी 3 पिक्चर देखी है, कुछ समझ में नहीं आया, मगर पेंटिंग जैसी दिखी। सन 1966 में ऋत्विक घटक कोलकाता से पुणे आ गए और फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे। कमाल की बात यह है कि ऋत्विक घटक का कुछ हिंदी फिल्मों से भी जुड़ाव रहा है। सन 1957 में जब ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋत्विक घटक ने ही लिखी थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक गाना भी गाया था। इसके बाद सन 1958 में आई बिमल रॉय की फिल्म मधुमती की स्टोरी और इसका स्क्रीन प्ले ऋत्विक घटक का ही था। संवाद राजेंद्र सिंह बेदी के थे। ये पुनर्जन्म के विषय पर बनी सबसे पहली फिल्मों में से एक थी। क्या देख रहे हो? तुम्हें मधु, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना ही नहीं सकता। उनकी आखिरी फिल्म आत्मकथात्मक थी, जिसका नाम था जुक्ति तोको और गोपो। 6 फरवरी 1976 को ऋत्विक घटक का निधन हो गया। ऋत्विक घटक को हमारा विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का फरवरी महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई के स्टूडियोज में किया गया। ये था इस बार का विविधा। हमें उम्मीद है कि विविधा का ये अंक आपको पसंद आया होगा। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद है अपनी बोलियों को, अपनी भाषाओं को, अपनी मातृभाषा को संजोना और उसे आने वाली पीढ़ी को सौंपना। बस इसी बात के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।